नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में भाग 5 लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि इससे पहले के 4 भागों से आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आज हम भाग 5 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी लेंगे और यदि आपने पहले के वीडियो ना देखे हों तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो उत्तर होगा चित्र लिपि। ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला के स्थान पर अर्थ प्रकट करने वाले चित्र होते हैं, तो इसको चित्रलिपि कहते हैं। और ये भाव चित्र ऐसे चित्रालेख होते हैं जो कोई विचार या अवधारणा यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को व्यक्त करें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसका एक उदाहरण है अशोक के अभिलेख। प्रश्न नंबर 3, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो उत्तर होगा वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान में क्या होता है? वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन को वाक्य विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम ही कौरवी है। जब इसे मानक हिंदी के रूप में अपनाया गया तब इसे खड़ी बोली नाम दिया गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो उत्तर होगा लाल युग। पंडित किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। प्रश्न नंबर 7, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सवरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? तो उत्तर होगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य ब्रजयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में काफ़ी सक्रिय थे। इनके ग्रंथों की संख्या 84 मानी जाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो उत्तर होगा प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम प्राकृत पैंगलम क्या है? छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। इसमें अनेक कवियों के छंद हैं। यह ग्रंथ आदिकालीन काव्य भाषा हिंदी की प्रकृति को समझने में बहुत सहायक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उत्तर होगा व्याकरण ग्रंथ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है और इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो उत्तर होगा राउल वेल। राउल वेल रोड़ा कवि द्वारा रचित 10वीं शताब्दी का एक चंपू काव्य है जिसका अर्थ होता है राजकुल का विलास। यानी राउल वेल का अर्थ होता है राजकुल का
विलास, और ये एक शिलांकित कृति है। शिलांकित मतलब जो शिलाओं पर अंकित है इसकी कहानी पूरी। और ये शिलाएं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के थार जिले से प्राप्त हुई हैं और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 11, राउरकेला के रचनाकार का नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसके रचनाकार का नाम है रोड़ा कवि। प्रश्न नंबर 12, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा शालिभद्र। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, बाहुबली के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा जैनेन्द्र। बाहुबली जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी विधा की एक रचना है। प्रश्न नंबर 14, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो उत्तर होगा रासो साहित्य, यानी कि विद्वानों में मतभेद हैं इसके विषय में। प्रश्न नंबर 15, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो उत्तर होगा गद्य विधा की। ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर एक मैथिली भाषा में लिखा गद्य ग्रंथ है जो मध्यकालीन भारत के जीवन और संस्कृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? अभी आपको बता चुके हैं, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। प्रश्न नंबर 17, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? तो उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ पे गलती से उत्तर लिख गया, यहाँ पे प्रश्न होगा। प्रश्न, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? तो हमारा उत्तर होगा अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत मतलब वेदांत की एक शाखा है ये, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इन्होंने अपनी रचना ब्रह्मसूत्र, आदि शंकराचार्य की जो रचना थी ब्रह्मसूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत वेदांत बताया है। इनका मानना है कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म एक हैं। जीव केवल अज्ञान के कारण ब्रह्म को जान नहीं पाता है, अज्ञानता के कारण ब्रह्म को जान नहीं पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, किसकी पंक्तियां हैं? तो उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास का दोहा है जिसका अर्थ है, तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, किंतु मैं आंखों देखी ही कहता हूँ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। पद्मावत की भाषा क्या है? तो उत्तर होगा अवधी। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है, और दोहा और चौपाई छंद में लिखे इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, जाके प्रिय नराम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो उत्तर होगा विनय पत्रिका। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित एक ग्रंथ है। इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रमुख रस शांत रस है। ये पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की पंक्तियां हैं,
मतलब पंक्ति है, पद्मावत आद्यांत मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम देते हुए 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो है रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त काव्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो उत्तर होगा केशव को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने के पीछे उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की बहुलता है, ऐसा बताया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। ललित ललाम किसकी रचना है? तो उत्तर होगा मतीराम की। ललित ललाम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर होगा सचिरानी गुरटू ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। महाप्राण की उपाधि किस कवि को मिली? तो उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला जी के जीवन में अभाव ही अभाव रहे हैं, पर उनकी आत्मा में वसंत की खुशबू रची बसी थी और उस समय के सर्वश्रेष्ठ गीत निराला जी ने ही लिखे थे, इसलिए इन्हें हिंदी जगत इन्हें महाप्राण मानता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो हमारा उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की कविता है दीवानों की हस्ती, तो उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित भारतीय काव्य का विशालतम कविता कोश है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। विपथगा कहानी के लेखक कौन हैं? तो विपथगा कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी की कहानी विपथगा 1937 यानी 1937 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 31। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो उत्तर होगा अमरकांत। जिंदगी और जोंक अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी विधा की रचना है, जिसमें आर्थिक अभाव के कारण कोई व्यक्ति कितना टूट सकता है ऐसा दर्शाया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी किसकी कहानी है? तो उत्तर होगा चतुरसेन शास्त्री। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। एक पति के नोट्स के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की उपन्यास विधा की रचना है। बहुत ही छोटा सा उपन्यास है, जिसमें एक घर, पति पत्नी, पास पड़ोस और डेली रूटीन के विषय में बताया गया है। ये उपन्यास तात्कालिक अनुभवों को कथानक में ढालता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। तो प्रश्न नंबर 35। अमृतसर आ गया है किसकी कहानी है? तो उत्तर होगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी अमृतसर आ गया है। ये भारत विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। इसमें शरणार्थियों के एक समूह का जो पाकिस्तान से भारत की सीमावर्ती शहर अमृतसर की यात्रा के दौरान जो भयानक, भयावह
और विनाश की स्थितियां पैदा होती हैं उनका वर्णन किया गया है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो हमारा उत्तर होगा गाथा सप्तशती का। बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 37। यामा किसकी रचना है? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और सभी को पता होगा कि यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और इसमें महादेवी वर्मा की 4 कविताओं का ये संग्रह 4 कविताओं का संग्रह है। इसमें जो है निहार रस्म, नीरजा और सांदगीत, उनका संकलन है इस यामा नामक इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ में। और यामा के लिए सन 1982 यानी 1982 में इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये भी बहुत आसान है, ये भी सबको पता होगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और क्योंकि इन्हें प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था और अपनी समस्त कृतियों के लिए जो उनको प्रेरणा जहाँ से मिलती थी वह प्रकृति से ही मिलती थी, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। छायावाद का जनक किसे माना जाता है? ये भी बहुत आसान है। छायावाद का जनक सबको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। अब आते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर। हालावादी कवि किसे कहा जाता है? ये सारे ही प्रश्न बहुत आसान हैं, ये इनका आंसर आपको पता होगा, लेकिन इनके विषय में थोड़ी बहुत मैं जो जानकारी देती हूँ उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हालावादी कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी के प्रवर्तक थे। इनको तन्मयता, अपनापन, मस्ती और रोमांस का कवि भी कहा जाता है। लोग कहते हैं मधुशाला की रचना के कारण इन्हें हालावाद का पुरोधा मतलब होता है किसी क्षेत्र में जो अग्रणी है, यानी कि हालावाद में जो अग्रणी कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए इतने 40 प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको लेकर आई थी, और आगे भी और भी प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। उनके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।